आज के वीडियो में मनुष्य के कंकाल अर्थात ह्यूमन स्केलेटन के बारे में डिटेल से समझाएंगे। तो देखिए, जो मनुष्य का कंकाल है, इस कंकाल में सिर से लेकर पैर तक 206 हड्डियां पाई जाती हैं। इन सभी 206 हड्डियों के बारे में आज के वीडियो में सभी हड्डियों के चित्र दिखाएंगे और उनके बारे में डिटेल से आपको समझाएंगे। तो देखिए, जितनी भी हड्डियां हैं इन सब के बारे में चलिए एक एक करके आपको समझा देते हैं। चलिए सबसे पहले करोट या खोपड़ी की हड्डियों को डिटेल से समझा देते हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 हड्डियां होती हैं। यानी जो करोट है यह सिर का कंकाल है जिसमें कुल 28 हड्डियां होती हैं। करोट या खोपड़ी की हड्डियां शरीर की अन्य हड्डियों से अधिक सुदृढ़ होती हैं। जो शरीर में अन्य जगहों पर हड्डियां पाई जाती हैं उसकी अपेक्षा जो करोट होती है या खोपड़ी होती है, इसकी हड्डियां सुडौल होती हैं, सुदृढ़ होती हैं। ये सिर तथा चेहरे पर पाए जाने वाले संवेदी अंगों तथा मस्तिष्क की रक्षा करती हैं। अब संवेदी अंग, तो हमारे शरीर में कौन कौन से संवेदी अंग होते हैं उनके बारे में मेरे चैनल में वीडियोस अपलोडेड हैं, आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और मस्तिष्क पर भी वीडियो पहले से ही अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। तो खोपड़ी की 28 हड्डियों में से 8 हड्डियां मस्तिष्क के चारों ओर का खोल बनाती हैं। जो खोपड़ी की 28 हड्डियां हैं, इनमें से जो 8 हड्डियां होती हैं वे मस्तिष्क के चारों ओर का खोल बनाती हैं, जिसे कपाल या क्रेनियम कहा जाता है। जो मस्तिष्क के चारों ओर का खोल 8 हड्डियां बनाती हैं उसे कपाल या क्रेनियम कहा जाता है। और इसकी गुहा को कपालीय गुहा या क्रेनियल कैविटी कहा जाता है। जो इसकी गुहा बन जाती है तो उसे कपालीय गुहा या क्रेनियल कैविटी कहा जाता है। इन 8 हड्डियों के नाम फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनाइड तथा एथमॉइड हैं। जो फ्रंटल है ये 1 होती है, पैराइटल जो है ये 2 हड्डियां होती हैं, टेम्पोरल भी 2 होती हैं, ऑक्सीपिटल 1 होती है, स्फेनाइड 1 होती है, एथमॉइड 1 होती है। इनमें से जो फ्रंटल हड्डी है ये ऊपरी भाग में सबसे आगे होती है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, जो फ्रंटल है ये ऊपरी भाग में सबसे आगे होती है, जो हमारा माथा, नेत्र कोटरों की छत तथा क्रेनियम गुहा या कपाल गुहा के तल बनाती है। अर्थात जो फ्रंटल हड्डी है ये सबसे ऊपरी भाग में आगे की ओर है, जो हमारा माथा, नेत्र कोटरों की छत तथा कपाल गुहा का तल बनाती है। कपाल गुहा यानी क्रेनियल कैविटी। तो फिर दूसरी वाली पर आते हैं। तो दूसरी है पैराइटल। ये फ्रंटल के पीछे है। जो पैराइटल है ये फ्रंटल के ठीक पीछे है और कपाल गुहा की छत बनाती है। ये 2 होती हैं। जो पैराइटल है ये 2 होती हैं। क्रेनियल कैविटी की फ्लोर का निर्माण करती है। इसकी भीतरी सतह पर कई उभार और गर्त होते हैं। जिसकी भीतरी सतह को अगर देखा जाए तो उसमें कई उभार होते हैं और गर्त होते हैं, मतलब कई लंबी दरारें और उभार होते हैं। अब जो ये गड्ढे इसमें पाए जाते हैं उनमें रुधिर वाहिनियां होती हैं। जो गड्ढे होते हैं उसमें रुधिर वाहिनियां होती हैं। फिर जो ऑक्सीपिटल है ये 1 होती है। ऑक्सीपिटल 1 होती है और खोपड़ी के पीछे भाग में पाई जाती है या खोपड़ी का सबसे पिछला भाग बनाती है। इसके नीचे बीच में कपाल गुहा का छिद्र होता है। नीचे बीच में कपाल गुहा का छिद्र है जिसे महारंध्र कहा जाता है। जो कपाल गुहा का छिद्र होता है उसे महारंध्र या फोरामेन मैग्नम कहते हैं। इस रंध्र के दोनों तरफ ऑक्सीपिटल हड्डी पर एक एक बड़े अंडाकार उभार होते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, इस रंध्र के दोनों तरफ एक एक बड़े अंडाकार उभार हैं। इन उभारों को ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कहा जाता है। इन उभारों को क्या नाम है? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है। तो ऑक्सीपिटल में ऐसे लिगामेंट होते हैं, यानी ऐसे लिगामेंट और पेशियां होती हैं जो गर्दन को झुकाने तथा उठाने की क्षमता प्रदान करती हैं। जो ऑक्सीपिटल हड्डी होती है इसमें ऐसे लिगामेंट और पेशियां होती हैं जो गर्दन को झुकाने और उठाने की क्षमता प्रदान करती हैं, पावर प्रदान करती हैं। अब ये वाली टेम्पोरल हड्डी है, जो ये है
ये टेम्पोरल हड्डी है, ये 2 होती हैं। जो टेम्पोरल हड्डी हैं ये 2 होती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं, ये खोपड़ी के दोनों तरफ बगल में होती है। खोपड़ी के दोनों तरफ बगल में, इधर भी और इधर भी, या कहें तो ये हमारी कनपटी का ऊपरी और आगे का भाग बनाती है। फिर अगली हड्डी है स्फेनाइड। तो यह एक होती है, जो स्फेनाइड है यह एक होती है और तितली के आकार की होती है। एक है, तितली के आकार की होती है। यह कपाल गुहा के तल का मध्य भाग बनाती है। जो कपाल गुहा है इसके तल का मध्य भाग बनाती है, बीच का भाग बनाती है। यह कपाल की अन्य सभी हड्डियों से जुड़कर उन्हें सहारा देने का कार्य करती है। जो कपाल की अन्य हड्डियां होती हैं उन सब से जुड़ जाती है और उनको सहारा देने का कार्य करती है। फिर अगली हड्डी है एथमॉइड। जो अगली हड्डी है एथमॉइड, यह हड्डी स्फेनाइड के आगे और जो नासा हड्डी हैं यानी नाक की हड्डियां हैं इनके पीछे स्थित होती है और स्पंजी होती है। कैसी हड्डी है ये? तो स्पंजी हड्डी होती है। तो इस प्रकार से ये कुल 8 हड्डियां हुई जो कपाल या क्रेनियम बनाती हैं, या कहें तो मस्तिष्क का खोल बनाती हैं। चाहे आप कहें कपाल बनाती हैं 8 हड्डियां, या क्रेनियम बनाती हैं, या मस्तिष्क का खोल बनाती हैं। अब खोपड़ी या करोट की अगली हड्डियों में चेहरे की हड्डियां हैं। तो चेहरे में कुल 14 हड्डियां पाई जाती हैं, 14 अस्थियां पाई जाती हैं। ये 14 अस्थियां मिलकर चेहरे का कंकाल बनाती हैं। इनके नाम कौन कौन से हैं? तो इनके नाम क्रमशः नासा अस्थियां या नोसल बोन, जो आयताकार होती हैं, हमारी नाक का बाहरी खोल बनाती हैं। और होती कितनी हैं? तो 2 नासा अस्थियां होती हैं या नेसल बोन्स होती हैं, आयताकार होती हैं और नाक का बाहरी खोल बनाती हैं। फिर 2 मैक्सिलरी होती हैं। जो मैक्सिली हैं ये 2 होती हैं। ये दोनों हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं। जो मैक्सिली हैं 2 और दोनों आपस में जुड़ी हुई होती हैं और हमारे चेहरे का अधिकांश भाग बनाती हैं। जो हमारा चेहरा है, जो फेस है, इसका अधिक से अधिक भाग बनाती हैं। ऊपरी जबड़े के दांत इन्हीं हड्डियों के गड्ढों में फिट होते हैं। जो ऊपरी जबड़ा है हमारा, इस जबड़े के जो दांत हैं इन्हीं हड्डियों के गड्ढे में फिट होते हैं। फिर 2 हैं जाइगोमैटिक हड्डी। 2 जाइगोमैटिक हड्डी पाई जाती हैं। इन्हें मॉलर हड्डी भी कहा जाता है। ये हमारे कपोलों का ऊपरी भाग बनाते हैं। जो हमारे कपोल होते हैं उसका ऊपरी भाग बनाती है, इसीलिए इन्हें कपोल अस्थियां भी कहा जाता है। चूंकि कपोलों का ऊपरी भाग बनाती हैं इसलिए कपोल अस्थियां भी कहते हैं। फिर 2 लैक्राइमल अस्थियां होती हैं। कितनी? तो 2 लैक्राइमल अस्थियां होती हैं। ये नाखून जैसी होती हैं और चेहरे की सबसे छोटी चपटी हड्डियां होती हैं। चेहरे की सबसे छोटी और चपटी हड्डी कौन सी? तो 2 लैक्राइमल अस्थियां होती हैं। फिर 2 अधोवर्ती टर्बाइनल्स हड्डी होती हैं। 2 अधोवर्ती टर्बाइनल्स और 2 पैलेटाइन्स होती हैं जो एल आकार की होती हैं, एल जैसी होती हैं। एक बोमर हड्डी होती है जो त्रिकोणाकार होती है और नासापट के ठीक नीचे का पिछला भाग बनाती है। और एक मैंडिबल होती है, यह हमारे निचले जबड़े की अकेली हड्डी है। जो निचला जबड़ा है उसमें एक हड्डी पाई जाती है और उसे क्या कहते हैं? मैंडिबल कहा जाता है। चेहरे की हड्डियों में से यही सबसे बड़ी हड्डी होती है। जो मैंडिबल है, हमारे चेहरे में जितने भी हड्डी पाई जाती हैं उन सब से बड़ी हड्डी कौन सी है? मैंडिबल होती है, चेहरे की हड्डियों में से सबसे बड़ी। और एक खास बात, यही हड्डी शरीर की सभी हड्डियों से मजबूत होती है और कानों के अतिरिक्त हमारी पूरी खोपड़ी में यही हड्डी चल भी होती है। यानी यही हड्डी शरीर की सभी हड्डियों से मजबूत होती है और यही हड्डी चल भी होती है, कानों की हड्डियों को छोड़ करके, या मूवेबल होती है। यानी यही हड्डी गतिशील होती है। निचले जबड़े के दांत मैंडिबल्स के ही गड्ढों में स्थित होते हैं। जो हमारा निचला जबड़ा है इसके दांत मैंडिबल्स के गड्ढों में स्थित होते हैं। अब करोट या खोपड़ी के कर्ण अस्थियों को जान लेते हैं। करोट में कौन सा बचा? अब कर्ण अस्थियां बची, कान की हड्डियां बची हैं। तो हमारे दोनों कानों में 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो मैलियस, इनकस तथा स्टेपीज हैं। दोनों कानों में 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं और उन हड्डियों के नाम क्या है?
मैलियस, इनकस और स्टेपीज हैं। स्टेपीज को स्टेप्स भी कहा जाता है, कहीं कहीं स्टेप्स भी लिखा मिलेगा आपको। बताते चलें कि स्टेपीज हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। यदि पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है तो स्टेपीज कहाँ पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है। इस प्रकार से हमारी करोटी या खोपड़ी की सभी हड्डियां हो गई हैं। चलिए अब कशेरुकदंड या वर्टिब्रल कॉलम को समझा देते हैं। तो सबसे पहले ये किन किन नामों से पूछा जाता है बता दें। तो पहला नाम तो कशेरुकदंड, दूसरा रीढ़ भी कहा जाता है या इसी को मेरुदंड भी कहते हैं, अथवा अंग्रेजी में बैकबोन कहा जाता है। तो कशेरुकदंड कहा जाए या रीढ़ कहा जाए या मेरुदंड कहा जाए, वर्टिब्रल कॉलम अंग्रेजी में या बैकबोन कहा जाए, एक ही बात है। यानी जो हमारी पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है बीचों बीच में, उसी के बारे में बताएंगे। कशेरुकदंड हमारी पीठ की मध्य रेखा में सिर से धड़ के निचले छोर तक फैली एक छड़नुमा संरचना है, जिसमें छोटे छोटे छल्लों के समान 26 कशेरुक होते हैं। तो जो हमारी पीठ है, पीठ के बीचों बीच में एक लंबी हड्डी होती है जो 26 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। यानी जो रीढ़ की हड्डी है इसमें कितनी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, 26 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। उसे ही कशेरुकदंड या रीढ़ कहते हैं, अथवा मेरुदंड भी इसी को कहा जाता है। और अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो अंग्रेजी में वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन कहते हैं। तो ये हमारी गर्दन से लेकर के धड़ के नीचे तक होती है, यानी गर्दन से शुरू होती है और धड़ के नीचे तक होती है। पुरुषों में लगभग 71 सेंटीमीटर, यानी पुरुषों में लगभग 71 सेंटीमीटर लंबी होती है, और स्त्रियों में लगभग 61 यानी 61 सेंटीमीटर। पुरुषों में बड़ी और स्त्रियों में छोटी। पुरुषों में कितनी, 71 सेंटीमीटर, और स्त्रियों में कितनी, 61 सेंटीमीटर लंबी होती है। लगभग में है ये। इसी मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कार्ड बंद रहती है। ये जो रीढ़ की हड्डी है इसी के अंदर स्पाइनल कार्ड जो होता है वो बंद रहता है, अर्थात इसी के अंदर जो मेरुरज्जु होता है, स्पाइनल कार्ड को हिंदी में मेरुरज्जु कहते हैं, तो मेरुरज्जु इसी के अंदर बंद रहता है। एक वयस्क मनुष्य के कशेरुकदंड में 26 छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं। जो एक वयस्क मनुष्य होता है, जवान व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसमें कशेरुकदंड में 26 छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं, या कहें तो 26 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। चाहे छोटी छोटी हड्डियां कहें, चाहे 26 कशेरुकाएं कहें, पाई जाती हैं। और शिशुओं के कशेरुकदंड में, जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे से, उनके कशेरुकदंड में 33 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। अब यदि प्रश्न में पूछा जाता है कि एक वयस्क मनुष्य में कशेरुकदंड में कितनी कशेरुकाएं होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप बताएंगे 26, क्योंकि वयस्क मनुष्य में 26 कशेरुकाएं होती हैं, जबकि शिशुओं के कशेरुकदंड में 33 कशेरुकाएं पाई जाती हैं या 33 हड्डियां पाई जाती हैं। तो ध्यान देंगे, वयस्क में 26 और शिशुओं में 33 या 33 होती हैं। इनकी संख्या गर्दन में 7 होती है। जो कशेरुकाएं होती हैं इनकी संख्या गर्दन में कितनी, तो 7 होती है, जिन्हें ग्रीवा कशेरुकाएं या सर्विकल वर्टिब्रा कहा जाता है। जो गर्दन में होती हैं उन्हें ग्रीवा कशेरुकाएं कहते हैं या सर्विकल वर्टिब्रा कहा जाता है। वक्ष भाग में 12 कशेरुकाएं होती हैं। जो वक्ष भाग है इसमें कुल 12 कशेरुकाएं या 12 हड्डियां पाई जाती हैं कशेरुकदंड वाली, जिन्हें वक्षीय कशेरुकाएं कहा जाता है या अंग्रेजी में थोरैसिक वर्टिब्रा बोला जाता है। थोरैसिक वर्टिब्रा कटी भाग या कमर वाले भाग में 5 कशेरुक होते हैं। जो हमारा कटी भाग होता है, कटी प्रदेश होता है, उसमें 5 कशेरुक होते हैं, जिन्हें कटी कशेरुकाएं या लंबर वर्टिब्रा कहा जाता है। कटी भाग वालों को क्या कहते हैं, कटी कशेरुकाएं या लंबर वर्टिब्रा कहते हैं। त्रिक भाग में 1 कशेरुक होती है, जबकि बच्चों में त्रिक भाग में ही 5 कशेरुक होती हैं। जो बच्चे होते हैं उनमें 5, वयस्क में 1। त्रिक यानी सैक्रम वाला जो भाग होता है, टांगों के बीच में जो श्रोणि मेखला होती है, बीच वाला जो भाग होता है उसे त्रिक भाग कहा जाता है। त्रिक भाग की कशेरुकाओं को त्रिकास्थि या सैक्रम बोलते हैं। और श्रोणि भाग में 1 होती है, जबकि अगर शिशु की बात की जाए तो श्रोणि भाग में 4 कशेरुकाएं होती हैं। इस भाग को अनुत्रिक या कॉक्सिक्स कहते हैं।
इसे ही पुच्छीय कशेरुक भी कहते हैं। अब ये सभी हड्डियां कैसे एक दूसरे पर लगी हैं, तो हर एक कशेरुकाओं के बीच बीच में अंतर कशेरुक गद्दी होती है। हर एक कशेरुक के बीच में अंतर कशेरुक गद्दी होती है। इनके बीच का भाग कोमल लचीले कार्टिलेज का बना होता है। कोमल लचीले कार्टिलेज ऊतक का बना होता है और परिधीय भाग यानी किनारे वाला भाग तंतुमय कार्टिलेज का बना होता है। केंद्रीय भाग या बीच के भाग को मज्जी केंद्र कहते हैं। जो केंद्रीय भाग होता है उस बीच के भाग को क्या कहते हैं? मज्जी केंद्र कहा जाता है। यही भाग कशेरुक दंड को लोच प्रदान करता है। जो बीच वाला भाग होता है यही भाग कशेरुक दंड को या रीढ़ को लोच प्रदान करता है और बाहरी आघातों से रक्षा भी करता है। कुल मिलाकर के इन्हीं गद्दियों के कारण कशेरुक दंड लचीला होता है। जो इसमें गद्दियां पाई जाती हैं इन्हीं के कारण कशेरुक दंड या मेरुदंड लचीला होता है। और जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है ये गद्दियां घिसती जाती हैं, यानी आयु बढ़ने के साथ गद्दियां घिसती रहती हैं और गद्दियों के घिसने से लोच कम होता जाता है। इसीलिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनके पीठ में कभी कभी दर्द भी होता रहता है। फिर कशेरुक दंड के झुकाव को देख लेते हैं कि कशेरुक दंड का वक्र क्या है। तो सीधा खड़ा होने पर हमारा कशेरुक दंड बिल्कुल सीधा नहीं होता है। जब हम सीधे खड़े होते हैं तब भी जो हमारा कशेरुक दंड है, जो रीढ़ की हड्डी है, जो मेरुदंड है, ये सीधा नहीं होता है। पार्श्व से देखने पर यानी बगल से देखने पर इसमें 4 वक्र या 4 झुकाव या 4 मोड़ होते हैं। अगर हम बगल से देखें तो उसमें 4 वक्र या 4 झुकाव या 4 मोड़ हमें दिखाई देते हैं। 4 जगह से मुड़ा हुआ दिखाई देता है, जिन्हें ऊपर से नीचे की तरफ क्रमशः, यानी अगर ऊपर से देखें तो पहले वाले को ग्रीवा, फिर दूसरे वाले को वक्षीय, तीसरे वाले को कटि और चौथे वाले को त्रिक झुकाव कहा जाता है। ग्रीवा, वक्षीय, कटि और त्रिक झुकाव कहा जाता है। यानी सर्विकल, थोरैसिक, लंबर और सैक्रल झुकाव हो गए। अब ये झुकाव कशेरुक दंड को दृढ़ता प्रदान करते हैं। जो झुकाव होते हैं ये कशेरुक दंड को दृढ़ता या मजबूती प्रदान करते हैं, मजबूत बनाते हैं और खड़े रहने, चलने फिरने तथा दौड़ने में शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। जब हम खड़े रहते हैं, चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं तो ये शरीर का संतुलन बनाने का भी काम करते हैं और दंड को टूटने से भी बचाते हैं। यानी इन्हीं लचीलेपन के कारण, इन्हीं झुकाव के कारण दंड जो होता है वो टूटता भी नहीं है। चलिए अब मेरुदंड या कशेरुक दंड के कार्य समझ लेते हैं, अर्थात फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के बारे में जान लेते हैं। तो पहला कार्य क्या होगा? यह खोपड़ी को साधता है। जो हमारी खोपड़ी है, जो हमारी करोटी है, स्कुल है, इसको साधता है। फिर दूसरा है यह खड़ी स्थिति के लिए गर्दन व धड़ को सामर्थ्य प्रदान करता है। जब हम खड़े होते हैं तो जो गर्दन है, उस धड़ है, उसको सामर्थ्य प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। फिर अगला है पसलियों तथा स्टर्नम को अवलंबन प्रदान करता है। जो हमारी पसलियां हैं, जो हमारा स्टर्नम है यानी छत्ते वाले जो अस्थिपंजर होता है, डायफ्राम होता है, तो पसलियों और स्टर्नम को क्या करता है? अवलंबन प्रदान करता है, उनको रोके रखने का, उनको साधने का कार्य करता है। फिर अगला है मेरुरज्जु अथवा स्पाइनल कार्ड की रक्षा करता है। क्योंकि मेरुरज्जु या स्पाइनल कार्ड जो हमारा कशेरुक दंड होता है इसी के अंदर रहता है सुरक्षित, तो इसीलिए मेरुरज्जु की रक्षा करता है या स्पाइनल कार्ड की रक्षा करता है। फिर अगला कार्य है गर्दन को इधर उधर घुमाने की क्षमता प्रदान करता है। यानी मेरुदंड या कशेरुक दंड के कारण ही हमारी गर्दन इधर उधर घूमती है। यह घूमने की क्षमता हमें किससे प्राप्त होती है? कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम से ही हमें प्राप्त होती है। चलिए अब वक्षीय कटहरा अर्थात वक्ष की हड्डियों के बारे में समझा देते हैं। तो वक्षीय कशेरुकाएं, पसलियां और स्टर्नम मिलकर हमारे वक्ष भाग में हृदय तथा फेफड़ों की सुरक्षा हेतु वक्षीय कटहरा बनाती हैं। मतलब एक घेरा बनाती हैं। कटहरा यानी एक घेरा, एक अस्थिपंजर बनाती हैं जिसके अंदर हमारा फेफड़ा और हमारा जो हृदय है वो सुरक्षित रहता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वक्षीय कशेरुक और पसलियां मिलकर के हमारे शरीर का वक्ष कंकाल या छाती का कंकाल बनाती हैं, जिसे वक्षीय पंजर अथवा वक्षीय कटहरा अथवा अंग्रेजी में कहें तो थोरैसिक केज कहते हैं। यह फेफड़ों की रक्षा करता है, हृदय की रक्षा करता है,
क्योंकि इसी के अंदर दोनों तरफ एक एक फेफड़ा होता है और बीच में थोड़ा सा बाईं ओर हृदय अथवा हार्ट होता है। तो ये वक्षीय पंजर इन दोनों की रक्षा करता है और साथ ही साथ कटहरा हमारे हाथों की अंश मेखलाओं या पेक्टोरियल ग्रिडल को जुड़ने के स्थान और सहारा देने का भी काम करता है। यानी अंश मेखलाएं जो होती हैं उनके जुड़ने का स्थान और सहारा देने का भी ये कार्य करता है। अब देखिए, वक्षीय कटहरा में मैंने 3 चीजें बताई हैं, वक्षीय कशेरुकियाएं, पसलियां और उरोस्थ या स्टर्नम। तो इन तीनों में से वक्षीय कशेरुकियों के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है। अब बची 2, पसलियां और उरोस्थ अथवा स्टर्नम। तो इन दोनों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। तो पहली है उरोस्थ या स्टर्नम। यह सीने की हड्डी है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख भी रहे हैं। यह चपटी, सकरी और लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। चपटी होती है, सकरी होती है और 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। सामने की ओर वक्ष की मध्य रेखा में स्थित होती है, मतलब छाती के बीचों बीच में स्थित होती है या हमारे सीने के बीचों बीच में स्थित होती है। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है उसे मैन्यूब्रियम या हस्तक कहा जाता है। जो सबसे ऊपरी भाग है उसे मैन्यूब्रियम या हस्तक कहते हैं। यह छोटा तथा चौड़ा भाग होता है। जो मैन्यूब्रियम है यह छोटा और चौड़ा भाग है। यह अंश मेखला की क्लेविकल हड्डियों तथा प्रथम जोड़ी की पसलियों से जुड़ा होता है। जो अंश मेखला की क्लेविकल हड्डी हैं और प्रथम जोड़ी की पसलियां हैं उनसे जुड़ा होता है। बीच के भाग को मीसोस्टर्नम या उरोस्थिकाय कहा जाता है। जो ये बीच का भाग है इसे मीसोस्टर्नम या उरोस्थिकाय कहते हैं। यह भाग अन्य दोनों भागों से लंबा, जो अन्य 2 भाग है उनसे लंबा है। इससे दूसरी से 7वीं जोड़ी की पसलियां जुड़ी होती हैं। दूसरी से लेकर के 7वीं जोड़ी की पसलियां इससे जुड़ी होती हैं। अब सबसे नीचे वाले भाग को क्विस्फाइड प्रोसेस या प्रवर्ध कहते हैं अथवा मेटास्टर्नम भी इसी सबसे नीचे वाले भाग को कहा जाता है। चलिए अब पसलियों के बारे में जान लेते हैं। 12 जोड़ी लंबी व सकरी पट्टी नुमा पसलियां हमारे वक्षीय कटहरा के पार्श्व भाग बनाती हैं। यानी 12 जोड़ी होती हैं और सकरी पट्टी नुमा होती हैं पसलियां, जो वक्षीय कटहरा है इसका पार्श्व भाग बनाती हैं, अर्थात हमारे डायफ्राम का निर्माण करती हैं। तो हमारे वक्ष में कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी पसलियां या हड्डियां पाई जाती हैं, मतलब 24 पसलियां पाई जाती हैं। ये कमान की तरह झुकी होती है, जैसे कमान झुकी होती है बिल्कुल वैसे ही झुकी होती हैं और पीछे की तरफ वक्षीय कशेरुकियों से जुड़ी होती हैं। जो पीछे वक्षीय कशेरुकियां होती हैं, जो हमारा कशेरुक दंड था उसमें वक्ष वाले भाग की कशेरुकियां वक्षीय कशेरुकियां कहलाती हैं। तो पीछे की तरफ वक्षीय कशेरुकियों से जुड़ी होती हैं और आगे की ओर स्टर्नम से जुड़ी हैं। जो आगे स्टर्नम है उससे जुड़ी हैं। ऊपर वाली पसलियां अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। जो ऊपरी भाग की पसलियां हैं कटहरे की वो अपेक्षाकृत नीचे वाले से छोटी हैं और नीचे वाली क्रमशः बड़ी होती हैं। जो नीचे वाली पसलियां हैं वो ऊपर की अपेक्षा बड़ी होती हैं। प्रत्येक पसली में 2 भाग होते हैं। हर एक पसली में 2 भाग होते हैं। पीछे की ओर अस्थिल या बोनी भाग और आगे की ओर उपास्थीय भाग, जिसे पार्श्विक उपास्थि अथवा कास्टल कार्टिलेज कहा जाता है। आगे की ओर वाले को कास्टल कार्टिलेज कहते हैं। पहली 7 जोड़ी की पसलियों के उपास्थि सिरे सीधे स्टर्नम से जुड़े होते हैं। जो पहली 7 जोड़ी पसलियां हैं इनके उपास्थीय जो सिरे होते हैं वह स्टर्नम से जुड़े होते हैं, जिन्हें यथार्थ पसलियां कहा जाता है। चूंकि स्टर्नम से जुड़े हैं इसीलिए इनको यथार्थ पसलियां कहते हैं। इन्हीं यथार्थ पसलियों को वर्टिब्रो स्टर्नल भी कहा जाता है। जो यथार्थ पसलियां होती हैं उन्हें वर्टिब्रो स्टर्नल भी कहा जाता है। अब बची शेष 5, तो शेष 5 जोड़ी पसलियों को मिथ्या पसलियां कहा जाता है। जो शेष 5 जोड़ी पसलियां होती हैं जो स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं उन्हें मिथ्या पसलियां, तो जो जुड़ी होती हैं उसे क्या कहते हैं? यथार्थ पसलियां, और जो नहीं 5 जोड़ी जुड़ी होती हैं उन्हें मिथ्या पसलियां कहा जाता है। चलिए अब पसलियों के कार्य जान लेते हैं, अर्थात फंक्शन ऑफ रिब्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है ये फेफड़ों, हृदय,
तथा बड़ी रुधिर वाहिनियों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। जो हमारे फेफड़े हैं, जो हृदय है और जो बड़ी रुधिर वाहिनियां हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं, क्योंकि ये सभी भाग इसी के अंदर पाए जाते हैं। फिर अगला है ये इंटरकास्टल अर्थात अंतरापार्श्विक पेशियों के जुड़ने की सतह प्रदान करती हैं। जो अंतरापार्श्विक पेशियां होती हैं या इंटरकास्टल पेशियां होती हैं उनको जुड़ने के लिए सतह प्रदान करती हैं और श्वासोच्छ्वास में सहायता करती हैं। श्वासोच्छ्वास यानी सांस लेने में सहायता करती हैं। जब हम सांस को छोड़ते हैं, जब सांस को अंदर लेते हैं तो ये जो डायफ्राम होता है, पसलियां होती हैं, फूलती और पिचकती रहती हैं, तो इसलिए सहायता करती हैं। यानी बच्चों को श्वास लेने के लिए फुलाती भी हैं और पिचकाती भी हैं, इनका ये कार्य होता है। फिर अगला है 11वीं व 12वीं जोड़ी की पसलियां वृक्कों की सुरक्षा करती हैं और जो 11वीं और 12वीं जोड़ी की पसलियां हैं वे वृक्कों की सुरक्षा करती हैं। वृक्क यानी किडनी की सुरक्षा करती हैं। अब अगर एक पसली की रचना को देखा जाए, एक पसली की संरचना को देखा जाए तो इसमें लगभग में 3 भाग दिखाई देते हैं। पीछे की ओर शीर्ष या मुंडक अर्थात हेड या कैपिटुलम होता है और इसके पीछे थोड़ी सी सकरी छोटी सी ग्रीवा या नेक जो आपको दिखाई दे रही है। शेष जो लंबा भाग है उसे दंड या सॉफ्ट कहते हैं। अब ये जो ग्रीवा और दंड का संगम स्थान है, यानी ग्रीवा और दंड जहां पर जुड़े हुए हैं आपस में एक जगह पर, इसके पश्च सतह पर यानी पीछे भाग में 2 भागों में बटी एक गुलिका होती है। जो गुलिका है, जो ट्यूबरसेल है, ये 2 भागों में बटी हुई है। गुलिका का एक भाग संधाई या आर्टिकुलर होता है। एक भाग क्या है? संधाई है या आर्टिकुलर है और गुलिका का दूसरा भाग या ट्यूबरसेल का दूसरा भाग असंधाई या नॉन आर्टिकुलर होता है। तो कुल मिलाकर के ये सभी पसलियां मिल करके एक चपटे पंजरे का निर्माण करती हैं, कटहरे का निर्माण करती हैं, जो वक्ष को श्वास के लिए फुलाते और पिचकाते हैं। चलिए अब अंश मेखला के बारे में समझा देते हैं। तो ये है हमारा हाथ, जो आप चित्र देख रहे हैं, ये हाथ का कंकाल है और हाथ में इस जगह पर यह हड्डी अंश मेखला कहलाती है। ये जो हड्डी आप देख रहे हैं ये अंश मेखला कहलाती है। दोनों हाथों में इसी जगह पर अंश मेखलाएं पाई जाती हैं। तो हमारे प्रत्येक हाथ के कंकाल को अक्षीय कंकाल से जोड़कर सहारा देने के लिए अंश मेखला होती है। मतलब अंश मेखलाएं हमारे हाथों की हड्डियों को सहारा देने के साथ साथ, यानी सहारा तो देती ही हैं, सहारा देने के साथ साथ उन्हें अक्षीय कंकाल या एक्सल स्केलेटन से जोड़ती भी हैं। प्रत्येक अंश मेखला या पिक्टोरियल ग्रिडल्स में 2 हड्डियां अथवा 2 अस्थियां पाई जाती हैं। यानी अंश मेखला में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 2 होती हैं। क्लेविकल या इसी को हंसुली कहा जाता है, यानी कॉलर बोन कहते हैं, और दूसरी है स्कैपुला या इसी को अंश फलक कहा जाता है। चलिए अब इन दोनों अस्थियों या हड्डियों के बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहली हड्डी है क्लेविकल अथवा हंसुली अथवा कॉलर बोन। यह एक लंबी तथा पतली क्षैतिज हड्डी है। जो हंसुली है, जो क्लेविकल है, कॉलर बोन है, ये आप चित्र देख रहे हैं, यही है हंसुली। और ये कैसी है? तो लंबी, पतली और क्षैतिज पड़ी हुई है। जो पहली पसली, तो पसलियों का वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो पहली पसली से ऊपर की ओर तथा सामने की तरफ स्थित होती है। मतलब जो हंसुली है या जो क्लेविकल हड्डी है ये क्षणनुमा होती है और गर्दन से कंधे तक फैली रहती है। गर्दन से लेकर के कंधे तक फैली होती है तथा पहली पसली के ऊपर सामने की ओर स्थित होती है। जो पहली पसली है उसके ऊपर और सामने की तरफ स्थित होती है। इसका मध्य का सिरा गोल होता है। जो बीच का भाग है वो गोल होता है, यानी जो शरीर के तरफ वाला भाग है, ये जो आप देख रहे हैं शरीर के तरफ वाला भाग है, यह गोल होता है। जो स्टर्नम या उरोस्थ से, स्टर्नम को हिंदी में उरोस्थ कहते हैं, स्टर्नम से जुड़ा होता है। और बाहर की ओर वाला सिरा जो बाहर की तरफ है उस चौड़े सिरे को चपटा होता है और स्कैपुला या एक्रोमियन प्रवर्ध से जुड़ा रहता है। जो बाहरी सिरा है वो स्कैपुला के एक्रोमियन प्रवर्ध से जुड़ा हुआ है। यानी जो बाहरी भाग है वह चौड़ा होता है, चपटा होता है और स्कैपुला से
जुड़ा होता है। चलिए अब अंश मेखला की दूसरी हड्डी, दूसरी अस्थि स्कैपुला या अंश फलक के बारे में जान लेते हैं। तो यह एक बड़ी, चपटी और त्रिकोणाकार हड्डी है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख भी रहे हैं, बड़ी है, चपटी है और त्रिकोणाकार हड्डी है। मतलब जो स्कैपुला है यह लंबी होती है, तिकोनी है, यानी बड़ी सी है, तिकोनी है और चपटी हड्डी होती है, जो दूसरी और सातवीं पसलियों के बीच में कंधे के नीचे पीठ के ऊपरी भाग में होती है। स्थिति क्या है? दूसरी और सातवीं पसलियों के बीच में। अगर पसलियों का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछले दिनों मैंने अपलोड किया है, जाकर के आप देख सकते हैं। तो दूसरी और सातवीं पसलियों के बीच कंधे के नीचे पीठ के ऊपरी भाग में स्थित होती है। यह पेशियों द्वारा कशेरुक दंड तथा पेशियों से जुड़ी रहती है। पेशियों के द्वारा ही कशेरुक दंड से जुड़ती है और पेशियों से जुड़ी रहती है। शिखर पर एक ग्लिनाइड गुहा होती है। जो इसका शिखर है यहाँ पर एक ग्लिनाइड गुहा है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, यही है ग्लिनाइड गुहा, जिसमें बाहु की ह्यूमरस का सिर धसा रहता है। यानी जो हाथ है उसके ह्यूमरस का जो सिर है वो उसी में धसा हुआ होता है। ग्लिनाइड गुहा के ऊपर की ओर एक एक्रोमियम प्रवर्ध होता है। जो एक्रोमियम प्रवर्ध यानी एक्रोमियन प्रोसेस है, ये कहाँ पर है? ग्लिनाइड गुहा के ऊपर की ओर है। यह क्लेविकल के साथ संधि करता है, अर्थात क्लेविकल के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। स्कैपुला पर एक्रोमियन प्रवर्ध के निकट ऊपर की ओर निकला एक दूसरा प्रवर्ध भी होता है। यानी इसी स्कैपुला पर एक्रोमियन प्रवर्ध के पास में एक और प्रवर्ध निकला हुआ है, जिसे कोराकॉइड प्रवर्ध कहा जाता है या कोराकॉइड प्रोसेस कहते हैं। कोराकॉइड प्रवर्ध या कोराकॉइड प्रोसेस कहा जाता है। इस पर पेशियां लगी होती हैं। चलिए अब अंश मेखला के कार्यों को समझ लेते हैं, यानी फंक्शन ऑफ पेक्टोरियल ग्रिडल्स को जान लेते हैं। तो अंश मेखलाएं बाहु की अस्थियों को या हाथों की अस्थियों को अक्षीय कंकाल से जुड़ने के लिए सहारा प्रदान करती हैं। जो हमारे हाथ की हड्डियां हैं उसको अक्षीय कंकाल से जोड़ने के लिए सहारा प्रदान करती हैं अंश मेखलाएं या पेक्टोरियल ग्रिडल्स, तथा पेशियों को जुड़ने के लिए सतह भी प्रदान करती हैं। और उसकी पेशियां जुड़ें इसलिए उसके लिए सतह भी प्रदान करती हैं, जगह भी प्रदान करती हैं। चलिए अब हाथों की हड्डियों अर्थात बोन्स ऑफ हैंड के बारे में समझा देते हैं। तो ये है हमारा हाथ, और हमारे प्रत्येक हाथ में 3 भाग होते हैं। ऊपर वाले को बाहु या आर्म कहते हैं, यानी इस वाले भाग को बाहु या आर्म कहते हैं, जिसमें एक हड्डी ह्यूमरस होती है। फिर दूसरा भाग है प्रबाहु या फोर आर्म कहते हैं इसको। प्रबाहु या फोर आर्म कहा जाता है इसको, जिसमें रेडियस तथा अल्ना 2 हड्डियां पाई जाती हैं। और तीसरा भाग है हस्त या हैंड, जिसे हम हथेली कलाई से लेकर के हथेली अंगुलियां तक आती हैं इसमें सब, तो हस्त या हैंड कहते हैं, जिसमें कार्पस, मेटाकार्पस और अंगुलास्थियां अर्थात फलनगस हड्डियां होती हैं। तो इस प्रकार से ऊपरी बाहु में ह्यूमरस, निचली बाहु या प्रबाहु में रेडियस और अल्ना तथा हस्त या हैंड की कलाई में 8 कार्पल्स अस्थियां होती हैं या हड्डियां होती हैं। हथेली में 5 मेटाकार्पस अस्थियां या हड्डियां होती हैं और अंगुलियों में 14 अंगुलास्थियां होती हैं। इस प्रकार से पूरे हाथ में ऊपर से नीचे तक यानी उंगलियों तक 30 अस्थियां या 30 हड्डियां पाई जाती हैं। चलिए इन सभी हड्डियों के बारे में क्रम से जान लेते हैं। तो पहली हड्डी है ह्यूमरस। तो यह हमारे हाथों की ऊपरी भाग की सबसे लंबी अस्थि है या सबसे लंबी हड्डी होती है। यानी हमारे हाथों में सबसे लंबी हड्डी कौन सी हुई? तो ह्यूमरस हुई। ये जो हड्डी है यही है ह्यूमरस। ये जो आप देख रहे हैं यही है ह्यूमरस। इसका ऊपरी भाग स्कैपुला से जुड़ा है। जो ऊपर का भाग है स्कैपुला से जुड़ा है और नीचे का भाग हमारी कोहनी जो होती है, कोहनी पर रेडियस तथा अल्ना से जुड़ी हुई है। ये इसका ऊपरी भाग कहाँ से जुड़ा है? स्कैपुला से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था। और नीचे का भाग हमारी जो कोहनी होती है,
कोहनी पर रेडियस तथा अल्ना से जुड़ा हुआ है। जो नीचे का भाग होता है वो रेडियस और अल्ना से जुड़ा होता है। अब इस ह्यूमरस हड्डी को अलग बड़े रूप में देख लेते हैं। तो इसका ऊपरी सिरा या शीर्ष गोल सा होता है। जो ह्यूमरस हड्डी का ऊपरी सिरा है या शीर्ष है ये गोल सा होता है और यही गोल वाला सिरा स्कैपुला की ग्लिनाइड गुहा में धंसा होता है। जो गोल वाला ये सिरा है ये स्कैपुला की ग्लिनाइड गुहा में धंसा रहता है। इसके ठीक पीछे एक बड़ा सा उभार होता है। उसी के ठीक पीछे एक बड़ा सा उभार होता है जिसे गुलिका या ग्रेटर ट्यूबर सेल कहा जाता है। ग्रेटर ट्यूबर सेल। और आगे की ओर ये जो छोटा सा उभार है इसे लेसर ट्यूबर सेल कहा जाता है। उसे ग्रेटर क्योंकि बड़ा है, इसे लेसर क्योंकि ये छोटा उभार है। तो दो उभार हो गए, एक पीछे की ओर जिसे ग्रेटर ट्यूबर सेल कहा जाता है, एक आगे की ओर जिसे लेसर ट्यूबर सेल कहा जाता है। ह्यूमरस हड्डी के बीच वाले भाग में एक डेल्टाई उभार होता है जिससे पेशियां लगी होती हैं। डेल्टाई जो उभार है उससे क्या लगी हुई है? पेशियां लगी होती हैं। ह्यूमरस हड्डी का नीचे वाला सिरा या निचला छोर जो होता है कोहनी पर प्रबाहु की हड्डियों से जुड़ा होता है। अभी मैंने बताया था जो नीचे का सिरा है जहां से मोड़ते हैं हम हाथ को वो कोहनी होती है। तो कोहनी पर प्रबाहु की हड्डियों से जुड़ा होता है। मतलब ह्यूमरस का नीचे का छोर जो है वो रेडियस और अल्ना से संधि करता है या रेडियस और अल्ना से जुड़ा हुआ होता है। तो इस पर कैपिटुलम नामक एक गोल उभार रेडियस के सिर से संधि करता है। कैपिटुलम जो आप चित्र में देख रहे हैं ये गोल सा उभार होता है। ये गोल सा उभार रेडियस जो होती है उसके सिर से संधि करता है। रेडियस वाली जो हड्डी होती है उसके सिरे से जुड़ता है। कैपिटुलम के भीतर की ओर अल्ना से जुड़ने के लिए ट्रॉक्लिया नामक संधि तल होता है। ट्रॉक्लिया नामक क्या होता है? संधि स्थल होता है या संधि तल होता है। किससे जुड़ने के लिए? कैपिटुलम के भीतर की ओर अल्ना से जुड़ने के लिए। इसको अल्ना से जोड़ना है ह्यूमरस को, तो इसमें कौन सा होता है? ट्रॉक्लिया नामक संधि स्थल होता है। इसके ठीक नीचे की ओर एक कोरोनाइड फोसा होता है। ठीक उसी के नीचे एक कोरोनाइड फोसा है जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, जिसमें बाह के मुड़ने पर अल्ना का कोरोनाइड प्रवर्ध घुसता है। जब बाह मोड़ी जाती है, हाथ को हम मोड़ते हैं, तो जो अल्ना का कोरोनाइड प्रवर्ध है वो इसी में घुस जाता है। ह्यूमरस में पीछे की ओर एक ऑलिक्रेनन फोसा होती है। ह्यूमरस में पीछे की ओर एक ऑलिक्रेनन फोसा होती है जिसमें बाह के सीधा होने पर अल्ना का ऑलिक्रेनन प्रवर्ध धस जाता है। और जब बाह हम सीधा करते हैं तो जो अल्ना का ऑलिक्रेनन प्रवर्ध है वो उसी में धस जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गई ह्यूमरस हड्डी। अब आते हैं रेडियस और अल्ना पर, यानी प्रबाहु की अस्थियों पर। ये जो हाथ का पूरा कंकाल आप देख रहे हैं इसमें ऊपरी भाग की हड्डी ह्यूमरस के बारे में मैंने बताया। अब ये वाली जो हड्डी है यानी रेडियस और अल्ना, इनके बारे में बताना है, यानी प्रबाहु की अस्थियों को बताना है। तो अल्ना रेडियस से कुछ लंबी होती है। इसमें दो हड्डियां होती हैं और दोनों हड्डियों में से जो अल्ना होती है ये रेडियस से कुछ लंबी होती है। अल्ना रेडियस से कुछ लंबी, याद रखेंगे। इसके ऊपरी सिरे पर पीछे की ओर एक ऑलिक्रेनन प्रवर्ध होता है। इसके ऊपरी सिरे पर पीछे की ओर एक ऑलिक्रेनन प्रवर्ध होता है तथा आगे की ओर एक कोरोनाइड प्रवर्ध होता है। पीछे की ओर ऑलिक्रेनन प्रोसेस होती है और आगे की ओर कोरोनाइड प्रोसेस होती है, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। तो इन दोनों के बीच ट्रॉक्लियर खांच में ह्यूमरस का ट्रॉक्लिया फिट रहता है। इन्हीं दोनों के बीच में एक ट्रॉक्लियर खांच है, उसी खांच में ह्यूमरस का जो ट्रॉक्लिया होता है वो फिट रहता है। ट्रॉक्लियर खांच के नीचे बाहर की ओर रेडियल खांच में रेडियस का सिर फिट रहता है। अब जो ट्रॉक्लियर खांच है इसके नीचे बाहर की तरफ रेडियल खांच होती है, रेडियल नॉच है जिसको हिंदी में खांच बोलते हैं। तो रेडियल नॉच में, रेडियल खांच में रेडियस का सिर फिट रहता है। रेडियस का कोहनी वाला सिरा एक छोटे व चपटे सिर के रूप में उभरा रहता है। जो रेडियस का कोहनी वाला सिरा है, जिधर तरफ कोहनी होती है, वो छोटे व चपटे सिर के रूप में उभरा रहता है। यह ह्यूमरस के कैपिटुलम
तथा अल्ना के रेडियल गर्त या रेडियल नॉच से संधि करता है। ये जो उभरा हुआ भाग होता है ये ह्यूमरस के जो कैपिटुलम होता है और अल्ना के रेडियल गर्त से या नॉच से संधि करता है या जुड़ता है। सिर के कुछ पीछे पेशियों के लगने के लिए एक रेडियल अस्थि प्रदेश होता है और इसी के सिर के पीछे पेशियों के लगने के लिए, ताकि पेशियां उससे जुड़ जाएं, लगने के लिए रेडियल अस्थि प्रदेश होता है या रेडियल ट्यूबरोसिटी होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। तो रेडियस का दंड या सॉफ्ट निचले का मतलब दूरस्थ सिरे पर कलाई की अस्थियों से संधि करता है या कलाई की अस्थियों से जुड़ता है। अब तीसरे वाले भाग में हम पहुंचेंगे तो कलाई की अस्थियों से ही जुड़ेगा। अब चलिए हाथ की अस्थियों के बारे में जान लेते हैं, अर्थात बोन्स ऑफ हैंड के बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें कलाई, हथेली तथा अंगुलियों की अस्थियां आती हैं। जो हाथ की अस्थियां हैं जो हमारी कलाई से लेकर के उंगलियों तक हैं, इसमें कलाई, हथेली और अंगुलियों की हड्डियां आती हैं। कलाई में 2 पंक्तियों में, जो हमारी कलाई है इसमें 2 पंक्तियों में 8 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। जो हमारी कलाई है इसमें 2 लाइनों में 8 छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं या अस्थियां पाई जाती हैं, जो स्नायु द्वारा जुड़ी रहती हैं। जो स्नायु द्वारा जो ऊतक होता है इसके द्वारा जुड़ी रहती हैं। इन अस्थियों को कार्पल्स कहते हैं। जो अस्थियां होती हैं इन्हें क्या कहा जाता है? कार्पल्स बोला जाता है। कलाई वाली अस्थियों का नाम क्या हुआ? कार्पल्स हुआ। हथेली में मेटाकार्पल्स। अब जब हथेली की बात करेंगे कलाई के बाद, तो हथेली में मेटाकार्पल्स नामक 5 लंबी अस्थियां पाई जाती हैं। या हथेली में कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं? तो मेटाकार्पल्स नामक 5 लंबी हड्डियां पाई जाती हैं। अंगुलियों में छोटी छोटी 14 अंगुलास्थियां होती हैं और जो हमारी अंगुलियां हैं इसमें छोटी छोटी 14 अंगुलास्थियां यानी अंगुली की हड्डियां पाई जाती हैं। तो हमारी अंगुलियों में कितनी हड्डियां होंगी? 14। और हथेली में 5 और कलाई में 8। तो ये अंगूठे में 2 तथा अन्य अंगुलियों में 3-3 होती हैं। अगर अंगुलियों की बात की जा रही है तो अंगुलियों में छोटी छोटी 14 अंगुलास्थियां होती हैं, जिनमें से अंगूठे में 2 होती हैं और अन्य जो अंगुलियां होती हैं उनमें 3-3 होती हैं। चलिए श्रोण मेखला को चित्र सहित आपको समझा देते हैं। तो ये जो आप लोग मानव का कंकाल देख रहे हैं, इसमें श्रोणि प्रदेश की ये वाली हड्डी श्रोणि मेखला कहलाती है। अर्थात इस मानव कंकाल में जो श्रोणि प्रदेश की ये हड्डी है इसे ही श्रोणि मेखला कहा जाता है या यही श्रोणि मेखला है। श्रोणि मेखला को अगर इससे अलग करके देखा जाए, इस मानव कंकाल से केवल श्रोणि मेखला को निकाल लिया जाए और उसको अलग देखा जाए तो इस तरह से दिखाई देती है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। श्रोणि मेखला या पेल्विक ग्रिटिल अंग्रेजी में कहा जाता है, 2 हड्डियों की बनी होती है। जो श्रोणि मेखला है ये 2 हड्डियों की बनी है, अथवा कहें तो ये 2 नितंब या हिप बोन की बनी होती है। श्रोणि मेखला टांगों की अस्थियों को सहारा देती है। किसको सहारा देती है? टांगों की जो हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं, उनको सहारा देती है, जिन्हें पूरे शरीर का भार वहन करना पड़ता है। टांगे क्या करती हैं? पूरे शरीर का भार वहन करती हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो श्रोणि मेखला या पेल्विक ग्रिडिल है ये हमारे अक्षीय कंकाल को टांगों से जोड़ती है और टांगों में जो हड्डियां पाई जाती हैं उनको सहारा भी देती है। और हम लोग जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर टांगों पर टिका होता है या शरीर का भार टांगों को वहन करना पड़ता है। श्रोणि मेखला की हड्डियां चापनुमा होती हैं। कैसी हड्डियां हैं ये? चापनुमा होती हैं, जो आगे की ओर एक फाइब्रोकार्टिलेज जोड़ द्वारा जुड़ी हुई हैं। तो दोनों हड्डियां किसके द्वारा जुड़ी हैं? फाइब्रोकार्टिलेज जोड़ के द्वारा जुड़ी हुई हैं। इस जोड़ का नाम क्या है? तो इस जोड़ को प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस। जो फाइब्रोकार्टिलेज जोड़ है इसे क्या कहा जाता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। मतलब आगे की ओर दोनों हड्डियां प्यूबिक सिम्फाइसिस द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। यह जोड़ बहुत ही लचीला होता है। जो जोड़ है बहुत ही लचीला होता है। लचीला होने के कारण प्रसव के समय यह रचना फैलकर शिशु जन्म को सुगम बनाती है। जब प्रसव होना होता है, बच्चा पैदा होना होता है, तो रचना फैल करके शिशु जन्म को सुगम बनाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्यूबिक सिम्फाइसिस जोड़ बहुत ही लचीला होता है,
जिससे बच्चा पैदा होने के वक्त यह फैल जाता है और आसानी से बच्चा पैदा हो जाता है। ये दोनों हड्डियां या अस्थियां पीछे की तरफ सैक्रम से जुड़ी रहती हैं। जो दोनों हड्डियां हैं ये पीछे की तरफ सैक्रम से जुड़ी हुई हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। नवजात शिशु में प्रत्येक नितंब अस्थि या श्रोणि मेखला में 3 हड्डियां होती हैं। अगर नवजात शिशु की बात की जाए तो नवजात शिशुओं में प्रत्येक नितंब अस्थि या श्रोणि मेखला में 3 हड्डियां होती हैं। ऊपर की ओर इलियम, फिर नीचे की ओर कुछ आगे की ओर प्यूबिस और फिर नीचे व पीछे की ओर एस्चियम होता है। अर्थात जो नवजात शिशु होता है उसकी श्रोणि मेखला या पेल्विक ग्रिडल में 3 अस्थियां होती हैं, इलियम, प्यूबिस, एस्चियम। कौन कौन सी? इलियम, प्यूबिस और एस्चियम। ये तीनों हड्डियां या अस्थियां आपस में मिलकर या संयुक्त होकर कह लीजिए एक बड़ी नितंब अस्थि या श्रोणि मेखला बनाती हैं। तीनों अस्थियां मिलकर के क्या बनाती हैं? एक बड़ी नितंब अस्थि या श्रोणि मेखला का निर्माण करती हैं। इनके समेकन का स्थान एक गहरे एसिटेबुलम से होता है। इनका जो समेकन है, जो मिलाप है, वो गहरे एसिटेबुलम में होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। इसी में फीमर अस्थि का सिर फिट रहता है। जो फीमर हड्डी होती है वो इसी में फिट रहती है, यानी इसी में हमारी जांघ की हड्डी जो फीमर है वो धसी रहती है। श्रोणि मेखला की तीनों अस्थियों में से इलियम सबसे बड़ी होती है। जो श्रोणि मेखला की 3 अस्थियां हैं उसमें से इलियम जो है सबसे बड़ी होती है। इसका ऊपरी भाग चपटा और पंखनुमा होता है। ऊपरी भाग कैसा है? चपटा और पंखनुमा है। इस पर पेशियों के जुड़ने के लिए कई स्पष्ट उभार और खांचे होती हैं। पेशियों के जुड़ने के लिए स्पष्ट उभार होते हैं और खांचे होती हैं, मतलब इससे पेशियां जुड़ती हैं, इसीलिए बहुत सी जगहों पर उभार भी हो जाते हैं और दरारें भी बन जाती हैं, यानी खांचे भी बन जाती हैं। एस्चियम नीचे और पीछे की ओर वी आकार की पतली हड्डी होती है। जो एस्चियम है ये नीचे और पीछे की तरफ वी आकार की पतली हड्डी है, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। ये किस आकार की है? वी आकार की जो एस्चियम है। बच्चे को गोदी में बिठाने पर बच्चे की यही हड्डी हमारी जांघ में चुभती है। जब हम किसी बच्चे को लेते हैं, उसको गोदी में बिठाते हैं, तो यही जो हड्डी होती है एस्चियम, यही हमारी जांघों में चुभती है। प्यूबिस नीचे और आगे की ओर होती है। जो प्यूबिस है ये नीचे होती है और आगे की तरफ होती है। एस्चियम और प्यूबिस के जुड़ने का स्थान श्रोणि रंध्र या ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहलाता है। जो एस्चियम है और प्यूबिस है ये जहां पर मिलती हैं, इनके जुड़ने का स्थान श्रोणि रंध्र कहलाता है हिंदी में, या ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहलाता है। अर्थात एस्चियम और प्यूबिस परस्पर इस तरह से जुड़ी होती हैं कि इनके बीच एक बड़ा सा छिद्र हो जाता है। उस छिद्र को श्रोणि रंध्र कहा जाता है, अथवा अंग्रेजी में कहें तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहते हैं। चलिए अब श्रोणि मेखला के कार्यों को समझ लेते हैं, अर्थात फंक्शन ऑफ पेल्विक ग्रिडल के बारे में जान लेते हैं। तो पहला कार्य है, श्रोणि मेखला टांगों की अस्थियों के साथ संधि करती है। जो श्रोणि मेखला है, जो पेल्विक ग्रिडल है, ये टांगों की जो हमारी हड्डियां होती हैं उनके साथ जोड़ बनाती है, उनके साथ संधि करती है, जुड़ती है। फिर अगला है, इसकी दोनों नितंब अस्थियां या हिप बोन्स तथा सैक्रम मिलकर उल्टी चिलमची के समान रचना बनाती हैं। इसकी जो दोनों नितंब अस्थियां हैं, जो हिप बोन है और जो सैक्रम है, ये मिल करके उल्टी चिलमची के समान रचना बनाती है, जो उदर अंगों की रक्षा करती है। जो उदर में हमारे अंग होते हैं उनकी रक्षा करती है, उनको सेव करती है। फिर अगला है, यह शरीर के भार को टांगों पर पहुंचाती है। जो पूरे शरीर का हमारा भार है इसी के द्वारा टांगों पर पहुंचता है, यानी टांगे हमारे पूरे शरीर का भार वहन करती हैं इसी के कारण। फिर अगला है, यह कुछ पाद पेशियों को जुड़ने के लिए सतह प्रदान करती है, यानी कुछ पाद की जो हमारी पेशियां होती हैं, पैरों की पेशियां होती हैं, उनको जुड़ने के लिए सतह भी प्रदान करती है। तो इस प्रकार से श्रोणि मेखला अथवा पेल्विक ग्रिडल के मैंने 4 कार्य बताए। पहला, श्रोणि मेखला टांगों की अस्थियों के साथ संधि करती है। जो टांगों की अस्थियां होती हैं उसको जोड़ने का कार्य करती है ऊपरी भाग से, अच्छे भाग से। फिर दूसरा,
इसकी दोनों नितंब अस्थियां जो हिप बोन्स हैं बड़ी वाली तथा सैक्रम मिल करके उल्टी चिलमची के समान रचना बनाती हैं। और जो ये चिलमची के समान रचना बन जाती है ये उदर गुहा में जो अंग होते हैं उनकी रक्षा करती है। ये चिलमची के समान रचना उदर गुहा में अंगों की रक्षा करती है। और फिर अगला कार्य बताया कि यह शरीर के भार को टांगों पर पहुंचाती है। जितना शरीर का पूरा भार होता है वो टांगों पर इसी के द्वारा पहुंचता है। यानी जो हमारी टांगे हैं वो पूरे शरीर का भार किसके द्वारा वहन करती हैं? इसी श्रोण मेखला या पेल्विक ग्रिडल्स के द्वारा। फिर अगला है यह कुछ पाद पेशियों को जुड़ने के लिए सतह प्रदान करती है। कुछ जो हमारी पाद की पेशियां होती हैं, जो पैरों की पेशियां होती हैं, उसको जुड़ने की सतह भी प्रदान करती है। चलिए अब टांगों की अस्थियों अर्थात बोन्स ऑफ लेग्स को समझा देते हैं। आप लोग ये जो चित्र देख रहे हैं ये मानव की टांग का कंकाल है। हड्डियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी टांग में 3 भाग होते हैं। पहले ये वाला जांघ कहलाता है। जो ये वाला भाग है इसे जांघ कहते हैं। इसमें फीमर हड्डी पाई जाती है। और इसके बाद दूसरा ये वाला जिसे जंघा या क्रस कहा जाता है। इसमें 2 हड्डियां होती हैं, टिबिया और फिबुला। घुटने के बीच में एक कैप वाली हड्डी होती है जिसे पटेला कहते हैं। जो बीचों बीच में ये वाली हड्डी है इसे पटेला कहा जाता है। और तीसरा भाग है पैरों वाला या फुट वाला। इसमें टार्सल, मेटाटार्सल और अंगुलास्थियां पाई जाती हैं। तो चलिए इन सभी हड्डियों के बारे में एक एक करके चित्र सहित समझ लेते हैं। तो पहली हड्डी है फीमर। तो इस फीमर का अलग से चित्र देखा जाए तो ऐसे दिखती है। फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी होती है। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी या सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो बताएंगे फीमर। ये आप लोग याद रखेंगे कि फीमर हड्डी शरीर की सबसे लंबी और भारी अस्थि होती है या हड्डी होती है। इसका ऊपरी सिरा गोल होता है। जो ऊपर का सिरा है ये गोल है, जो श्रोणि मेखला या पेल्विक ग्रिडल के एस्टेबुलम में फिट होता है। जो ये ऊपरी सिरा गोल वाला है ये श्रोणि मेखला या पेल्विक ग्रिडल के एस्टेबुलम में फिट रहता है, उसी में धंसा रहता है। इस गोल वाले शीर्ष के नीचे कुछ सकरा भाग होता है। इसी के नीचे देखिए ये कुछ सकरा भाग है जिसे ग्रीवा अथवा नेक कहा जाता है। ग्रीवा या नेक कहते हैं। ग्रीवा के नीचे बाहर की ओर ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है। ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है जिस पर जांघ की पेशियां अथवा मसल्स लगी होती हैं। जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है इस पर जांघ की पेशियां या मसल्स लगी होती हैं। और भीतर की ओर लेसर ट्रोकेंटर उभार होता है। जो भीतर की तरफ अगर देखा जाए तो ये वाला लेसर ट्रोकेंटर उभार है। फीमर की लंबी दंड अथवा सॉफ्ट घुटने तक मध्य रेखा की ओर झुकी हुई होती है। जो फीमर की सॉफ्ट है ये घुटने तक मध्य रेखा तक झुकी हुई है। फीमर का निचला सिरा कुछ चपटा होता है। अगर नीचे के भाग को देखा जाए तो कुछ चपटा है और इस पर पीछे की तरफ मध्यवर्ती उभार या मीडियल कॉन्डाइल पार्श्व में एक पार्श्वीय उभार अथवा अस्थिकंद होता है। यानी पीछे की तरफ मध्यवर्ती उभार या मीडियल कॉन्डाइल होता है और बगल में एक पार्श्वीय उभार या अस्थिकंद होता है। चलिए अब पटेला या नी कैप के बारे में जान लेते हैं कि नी कैप क्या है। तो प्रत्येक घुटने पर आगे की ओर स्थित एक छोटी त्रिकोणाकार हड्डी होती है। जो पटेला है ये दोनों घुटनों पर आगे की तरफ स्थित होती है, छोटी सी होती है और कैसी त्रिकोणाकार हड्डी होती है। अर्थात पटेला एक छोटी सी तिकोनी अस्थि है जो घुटने के जोड़ के सामने स्थित होती है। जहां घुटने का जोड़ होता है पैरों में उसके सामने स्थित होती है। यह कंडरा में कैल्सीकरण के कारण बनती है। मतलब यह हड्डी टेंडन के कैल्सिफिकेशन से बनती है। टेंडन के कैल्सिफिकेशन से बनती है, इसका निर्माण होता है। ऐसी हड्डी के सेसमाइड अस्थि कहा जाता है। जो ऐसी हड्डी होती है उसको क्या कहते हैं? सेसमाइड अस्थि कहते हैं। यह फीमर के अस्थिकंधों से संधित होती है। अर्थात पटेला हड्डी फीमर के उभारों से जुड़ी रहती है। संधित होना यानी जुड़े रहना। और एक लचीले स्नायु द्वारा जंघा की टिबिया हड्डी से जुड़ी होती है।
और किससे? तो लचीले स्नायु के द्वारा, जंघा की टिबिया हड्डी से जुड़ी होती है। यह घुटने की संधि की सुरक्षा करती है और घुटने के मुड़ने में हेल्प करती है। मतलब पटेला घुटने के मुड़ने में सहायता करती है और जोड़ की सुरक्षा भी करती है। चलिए अब आते हैं टिबिया और फिबुला पर। तो टिबिया बड़ी, मोटी और भीतर की ओर होती है। यानी कि टिबिया जो है ये बड़ी होती है, मोटी होती है और अंदर की तरफ कहा जाए तो अंगूठे की तरफ होती है, जिधर हमारा अंगूठा होता है उस तरफ होती है। इसी के पास फिबुला छोटी, पतली और बाहर की ओर होती है। और इसी के जस्ट पास में, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, जो फिबुला है वो छोटी है, पतली है और बाहर की तरफ है। अर्थात फिबुला एक छोटी सी पतली हड्डी है जो बाहर की तरफ अथवा अंगुलियों की तरफ होती है। टिबिया के घुटने वाले सिरे पर एक मध्यवर्ती और एक पार्श्वीय उभार होता है। टिबिया का जो घुटना वाला सिरा है, जिधर घुटना होता है उधर वाले सिरे पर एक मध्यवर्ती और एक पार्श्वीय उभार होता है अथवा अस्थिकंध होता है, या अंग्रेजी में कहें तो मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल होता है, जो फीमर के उभारों से जुड़ता है। किससे जुड़ेगा ये? फीमर के जो उभार होते हैं उसी से जुड़ा रहता है। पार्श्वीय अस्थिकंध या लेटरल कॉन्डाइल के निचले भाग पर फिबुला का गोल वाला भाग जुड़ता है। जो पार्श्वीय अस्थिकंध है या लेटरल कॉन्डाइल है, इसके नीचे वाले भाग पर फिबुला का गोल वाला भाग जुड़ता है, जो गोल वाला भाग है। टिबियल ट्यूबरोसिटी से पटेला स्नायु जुड़ा रहता है। जो टिबियल ट्यूबरोसिटी है इससे पटेला स्नायु जुड़ा रहता है। टिबिया का दूरस्थ सिरा या निचला सिरा कह लीजिए गुल्फ से संधि करता है या जुड़ता है। संधि करना यानी जुड़ना। चलिए अब पैरों की हड्डियों को जान लेते हैं। तो प्रत्येक पैर में 3 भाग होते हैं, गुल्फ, तलवा और पादांगुलियां। तो गुल्फ वाले भाग में 3 लाइनों में 7 टार्सल हड्डियां होती हैं। जो गुल्फ वाला भाग है इसमें 3 लाइनों में हड्डियां पाई जाती हैं और तीनों लाइनों की मिला करके कुल 7 हड्डियां यानी कि 7 टार्सल हड्डियां होती हैं। तलवे में 5 लंबी बेलनाकार मेटाटार्सल हड्डियां होती हैं। अब तलवे की बात की जाए तो तलवे में 5 लंबी बेलनाकार अस्थियां पाई जाती हैं या मेटाटार्सल हड्डियां पाई जाती हैं। और पादांगुलियों में यानी पादों की अंगुलियों में हड्डियां होती हैं, जिनकी संख्या अंगूठे में 2 तथा अन्य सभी अंगुलियों में 3-3 अंगुलास्थियां होती हैं। अंगूठे में 2 हड्डियां होती हैं और अन्य सभी अंगुलियों में 3-3 हड्डियां पाई जाती हैं। इस प्रकार से पादों में 3 भाग बताए गए हैं, गुल्फ, तलवा और पादांगुलियां। 3 भागों में जो गुल्फ है, गुल्फ में 3 पंक्तियों में यानी 3 लाइनों में 7 टार्सल अस्थियां पाई जाती हैं। जो गुल्फ है इसमें 3 लाइनें हैं और 3 लाइनों में 7 टार्सल अस्थियां पाई जाती हैं। नाम क्या है? टार्सल अस्थियां या टार्सल बोन्स या हड्डियां। फिर तलवे में जो तलवा है इसमें 5 लंबी मेटाटार्सल अस्थियां होती हैं। जो तलवा है हमारा पैरों का, उसमें 5 लंबी मेटाटार्सल अस्थियां होती हैं या मेटाटार्सल हड्डियां होती हैं। और इसके बाद अंगुलियों में आते हैं तो पादांगुलियों में अंगुलास्थियां होती हैं। पादांगुलियों में क्या होता है? अंगुलास्थियां यानी अंगुली की हड्डियां होती हैं, जिसमें अंगूठे में 2, जो हमारा अंगूठा पैरों का है उसमें 2 हड्डियां होती हैं और जो अन्य 4 अंगुलियां बची उन सभी में 3-3 अंगुलास्थियां पाई जाती हैं या 3-3 हड्डियां होती हैं। आशा है आप सभी लोगों को मनुष्य के कंकाल की सभी हड्डियों के बारे में डिटेल से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।